दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उपाधि मंदिर और रसायन नगरी। उपाधि मंदिर, जैसा कि मैंने कहा, सूर्यांश देवतल का सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान है। बल्कि उनकी ताकत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे देवतल में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके सामने टिक सकता है। उपाधि मंदिर हमेशा से निष्पक्ष रहा है। चाहे देवताल में कितनी ही ताकतों की लड़ाई हो जाए, उपाधि मंदिर ना हो तो किसी का पक्ष लेता है, ना ही किसी का समर्थन करता है और ना ही किसी को सजा देता है। पर हाँ, अगर कोई उनके नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उपाधि मंदिर उस व्यक्ति को ढूंढकर खत्म करता है। उपाधि मंदिर का अस्तित्व कहाँ से है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। कहते हैं जब से देवतल बने थे तभी से यह लोग अस्तित्व में हैं। कुल 81 देवतल है, जिनमें से प्रत्येक में एक उपाधि मंदिर है। उनकी संपूर्ण ताकत कितनी है, इसका सटीक अंदाजा भी किसी को नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उपाधि मंदिर देवतल से भी ऊपर के किसी और आयाम से आया है। वहीं कुछ का कहना है कि यह वो ताकत है जो अजन्मी है, अर्थात ना तो इनका जन्म हुआ और ना ही कोई इन्हें खत्म कर सकता है। एल्डर गोपाल ने आकर्ष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यह सारी जानकारी आकर्ष जैसे शांत मन वाले व्यक्ति के मन में भी उथल पुथल लाने के लिए पर्याप्त थी। इतने वर्षों में यह शायद पहली बार था जब वह किसी ऐसी ताकत के बारे में सुन रहा था। उपाधि मंदिर एक रहस्यमय स्थान। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लोग भी दिव्यतल जैसी जगह से आए हो? अचानक से आकर्ष के मन में एक सवाल जागा। वैसे एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। उपाधि मंदिर सिर्फ चक्रपाल मंडल के योद्धाओं को ही उपाधि नहीं देता, बल्कि इनसे सोमचक्र और सूर्यवेग मंडल के योद्धा भी उपाधि लेते हैं। आकर्ष जब अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था तब एल्डर महेंद्र ने उसे संबोधित करते हुए कहा, सोमचक्र और सूर्यवेग मंडल के योद्धा आकर्ष के लिए कोई नया विषय नहीं था, पर यह जानकारी बिल्कुल नई थी। अगर सच में इतने शक्तिशाली योद्धा भी उपाधि मंदिर से उपाधि ले रहे थे, तब तो उपाधि मंदिर को सच में गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। बाकी सबके विपरीत आकर्ष इस विषय पर बिल्कुल ही अलग तरीके से सोच रहा था। उसके हिसाब से सभी 81 देवतल में अगर उपाधि मंदिर स्थित थे तो निश्चित रूप से यह सभी मात्र एक शाखा थे और कुछ नहीं। यानी कि इनका कार्यालय या मुख्यालय किसी ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए था जहां से सभी 81 देवतलों पर एक साथ नजर रखी जा सके। और ऐसा केवल तभी संभव था जब मुख्यालय या फिर कार्यालय देवतल से भी किसी ऊपर के तल पर स्थित हो। शायद से दिव्यतल वह जगह हो सकती थी। अगर सच में उपाधि मंदिर इतना शक्तिशाली है और वह निष्पक्ष रहता है, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी ताकतों ने उन्हें अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश जरूर की होगी। आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल की थी, बल्कि किसी सामान्य योद्धा ने नहीं, बल्कि सूर्यवेग मंडल के योद्धाओं ने की थी। लेकिन जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक उनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं थी। उपाधि मंदिर की ताकत को चुनौती देना सूर्यवेग मंडल के योद्धाओं के लिए भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक देवतल का सम्राट बनने के लिए न सिर्फ सूर्यवेग मंडल में ताकत हासिल करनी पड़ती है, बल्कि उपाधि भी हासिल करनी पड़ती है, और इसके लिए उपाधि मंदिर की ही आवश्यकता पड़ती है। अब सोचकर देखिए कि अगर उपाधि मंदिर एक देवतल के सम्राट को समर्थन दे सकता है तो उनके लिए सूर्यवेग मंडल के बाकी योद्धाओं को खत्म करना कौन सा मुश्किल काम रहा होगा। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उपाधि मंदिर के अंदर ऐसे योद्धा भी हैं जिन्होंने न सिर्फ सूर्यवेग मंडल में प्रवेश किया है, बल्कि उस मंडल में प्रवेश करने के बाद सभी 10 सिद्धांतों को भी समझा है। हालांकि इसके कभी पक्के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इसे एक अफवाह से ज्यादा और कुछ नहीं माना जाता।
पर इतना पक्का है कि अगर उपाधि मंदिर चाहे तो एक दिन में किसी भी देवतल की काया पलट कर सकता है। एल्डर महेंद्र ने जवाब दिया। इस समय पर उनके शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों में गंभीरता थी, जो बताने के लिए पर्याप्त थी कि उपाधि मंदिर कितनी खतरनाक और डरावनी ताकत थी। एल्डर महेंद्र की बातें सुनकर आकर्ष उपाधि मंदिर के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया। उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया था कि अगर वह इस उपाधि मंदिर की एक शाखा पर कब्जा करके उन्हें अपने नियंत्रण में ले ले तो क्या वह दिव्यतल में प्रवेश कर सकता है। हालांकि अभी की उसकी ताकत के साथ यह बस एक असंभव सपना था, लेकिन आकर्ष को अपने आप पर पूरा विश्वास था। आखिरकार अगर वो यहाँ के उपाधि मंदिर पर भी कब्जा नहीं कर पाया तो दिव्यतल में जाकर दक्ष का सामना कैसे करेगा और अपने परिवार को कैसे बचाएगा। उसे अभी भी याद था कि दक्ष ने उससे क्या कहा था। दक्ष के एक सेवक ने, जिसका सामना आकर्ष भी कर चुका था, उसने आकर्ष के मास्टर वेगवानस को अपना देवतल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जबकि उस समय आकर्ष के मास्टर खुद एक देवतल के सम्राट थे। आकर्ष को स्पष्ट रूप से तो नहीं पता था, लेकिन उसके अंदाजे के मुताबिक उस समय उसके मास्टर की ताकत कम से कम सूर्यवेग मंडल में तो होनी चाहिए थी, जो कि देवतल का सबसे उच्च मंडल था। पर इतनी ताकत होने के बावजूद भी उसके मास्टर दक्ष के सेवक का सामना नहीं कर पाए थे। आगे चलकर उसी सेवक को वरिष्ठ विक्रांत ने अपने एक प्रहार से भागने पर मजबूर कर दिया था, जो रिश्ते में दिया के चाचा लगते थे। अब अगर वरिष्ठ विक्रांत की ताकत इतनी थी तो उनके बड़े भाई अर्थात दिया के पिता की ताकत कितनी होगी, फिर उनके परिवार की ताकत कितनी होगी, और सबसे आखिर में दक्ष व उसका परिवार कितना ताकतवर होगा। अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो आकर्ष उनके सामने अभी के समय एक धूल के कण के बराबर भी नहीं था। नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा। मेरा पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। अगर एक योद्धा होते हुए मैं उनकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता तो इससे बेहतर है कि मर जाऊं। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। अभी के समय आकर्ष की ताकत सिर्फ महामंत्र मंडल के दूसरे स्तर में थी, जिसके बारे में खुद आकर्ष के अलावा और किसी को भी जानकारी नहीं थी। महामंत्र मंडल के दूसरे स्तर में उसने अभी कुछ ही समय पहले प्रवेश किया था। अभी तो उसके सामने पूरा महामंत्र मंडल और भोपाल मंडल पड़ा था। उसके बाद कहीं जाकर उसे इतनी ताकत मिलने वाली थी कि वह इस दक्षिणी पूर्वी भाग में अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा कह सकता था। जब आकर्ष इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसे कुछ और याद आया। उसने एल्डर महेंद्र की तरफ देखते हुए पूछा, आपने सारी जानकारी तो दे दी, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि यह जो क्षय भूमि है यहाँ पर कौन सबसे शक्तिशाली है। उसका यह सवाल इसलिए भी था क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ताकत हासिल करने के लिए उसे यहाँ की ताकतों को समझने की आवश्यकता थी। अगर आप सिर्फ भूमि की बात कर रहे हैं तो सबसे शक्तिशाली केंद्रीय भूमि और कोण भूमि है। उनके बाद प्रकाश भूमि और सेतु भूमि आती है। हमारी अद्वितीय भूमि और बंजर भूमि ताकत के मामले में सबसे पीछे है। जिस प्रकार अद्वितीय भूमि में हमारे 3 देव गुरुकुल है, बिल्कुल उसी प्रकार बंजर भूमि में भी 3 देव गुरुकुल है। प्रकाश भूमि और सेतु भूमि, वहां पर भी अलग अलग देव गुरुकुल है। बात करूं कोण भूमि की तो वहां पर 4 शक्तिशाली देव गुरुकुल है। इनमें से एक गुरुकुल स्वप्नशीर गुरुकुल है। जिस कन्मणि गुरुकुल के बारे में आप पूछ रहे थे वह केंद्रीय भूमि पर है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन यही स्वप्नशीर गुरुकुल है। अब जब केंद्रीय भूमि की बात आ ही गई है तो बता दूं कि वहां पर 5 बड़े देव गुरुकुल है। केंद्रीय भूमि ताकत के मामले में सभी 6 भूमि में सबसे आगे हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि केंद्रीय भूमि में सबसे शक्तिशाली देव गुरुकुल स्थित है। उसे स्वर्गन देव गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। एल्डर महेंद्र ने एक एक करके सभी 6 भूमियों की ताकतों के बारे में जानकारी दी। स्वर्गन देव गुरुकुल सबसे शक्तिशाली है। तब तो इस गुरुकुल में निश्चित रूप से 10 सिद्धांतों को समझ चुके भोपाल मंडल के योद्धाओं की संख्या ज्यादा होगी। आकर्ष ने अनुमान लगाते हुए पूछा।
उसने यह अनुमान इस आधार पर लगाया था कि कणमणि गुरुकुल में एक ऐसा योद्धा था जिसने भोपाल मंडल में 10 सिद्धांतों को समझा था। अब अगर स्वप्नशीर गुरुकुल इस कणमणि गुरुकुल का सबसे बड़ा दुश्मन था और दोनों के बीच सालों से लड़ाई हो रही थी, तो इसका मतलब यह था कि इस गुरुकुल में भी एक ऐसा योद्धा होना चाहिए था जिसने भोपाल मंडल में 10 सिद्धांतों को समझो। इस हिसाब से अगर स्वर्गन गुरुकुल सबसे शक्तिशाली था तो उनके पास ऐसे योद्धा ज्यादा मात्रा में होने चाहिए थे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। स्वर्गन देव गुरुकुल में एक नहीं बल्कि 3 ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने भोपाल मंडल के 10 सिद्धांतों को समझा है। इनमें से 2 योद्धा तो जुड़वा भाई है और जब वह दोनों एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो चक्रपाल मंडल के नीचे का कोई भी योद्धा उन्हें हरा नहीं सकता। इसी वजह से तो स्वर्गन देव गुरुकुल पूरे दक्षिणी भाग में अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। एल्डर महेंद्र ने जवाब देते हुए कहा, पूरा दक्षिणी भाग? पर हम तो दक्षिणी पूर्वी भाग में हैं ना। फिर दक्षिणी भाग कितना बड़ा है? आकर्ष ने जिज्ञासावश पूछा। पूरा दक्षिणी भाग कितना बड़ा है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मेरे विचार से एल्डर लक्ष्मण इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। आखिरकार यह उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं। एल्डर महेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया। पर उनके इस जवाब को सुनकर एल्डर लक्ष्मण को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब कोई उनके उम्र के बारे में बात करता था। एल्डर महेंद्र, मेरी उम्र के बारे में मैंने कितनी बार बात करने से मना किया है? एल्डर लक्ष्मण ने गुस्सा होते हुए एल्डर महेंद्र से कहा। इसके बाद उन्होंने आकर्ष की तरफ देखा और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, आकर्ष भाई, दक्षिणी भाग, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। हमारे दक्षिणी पूर्वी भाग की 6 भूमि, इसके अलावा मूल दक्षिणी भाग की 9 भूमि, दक्षिणी पश्चिमी भाग की 5 भूमि और पूरे पश्चिमी भाग की 7 भूमि, इन सबको दक्षिणी भाग का हिस्सा माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र को दक्षिणी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि बाकी क्षेत्रों की भूमि हमारे दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा कैसे मानी जा रही है, तो इसका जवाब है, इस दक्षिणी क्षेत्र पर सोमचक्र मंडल के एक शक्तिशाली योद्धा के द्वारा शासन किया जाता है, जिनके पास उपाधि मंदिर की दी हुई उपाधि है। दक्षिणी भाग के ऊपर शासन कर रहे इस योद्धा को अवाची उपाधि दी गई है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यह इस दक्षिणी भाग की सीमा पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर इतने ताकतवर योद्धा देखने को नहीं मिलते। लेकिन जैसे जैसे आप इस दक्षिणी भाग के केंद्र में जाएंगे वहां पर आपको भोपाल मंडल के योद्धा तो ऐसे देखने को मिल जाएंगे जैसे हमारे यहाँ पर मंत्र और महामंत्र मंडल के योद्धा देखने को मिलते हैं। दक्षिणी भाग की चारों सीमाओं पर एक विशेष प्रकार का कवच लगाया गया है, जिसका निर्माण खुद सोमचक्र मंडल के उस योद्धा के द्वारा किया गया है। सीमाओं के क्षेत्र में जब भी कोई योद्धा चक्रपाल मंडल में प्रवेश करता है तो उसे उस कवच के भीतर प्रवेश करके केंद्रीय भाग में जाना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो कवच उसकी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देता है, जिस कारण चक्रपाल मंडल में प्रवेश किया हुआ योद्धा वापस से भोपाल मंडल में पहुंच जाता है। एक बार अगर किसी का भी ऊर्जा स्तर गिरकर वापस से भोपाल मंडल में पहुंच जाए तो फिर वह योद्धा कभी भी चक्रपाल मंडल में प्रवेश नहीं कर पाता। यही इकलौता कारण है कि सीमाओं पर मौजूद क्षेत्रों में कभी भी कोई चक्रपाल मंडल का योद्धा नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी चक्रपाल मंडल के योद्धा हुए नहीं, बस वह यहाँ पर रह नहीं पाए क्योंकि उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सीमाओं पर लगे इस कवच को बहुत ही ध्यान से बनाया गया था। इस कारण से एक बार अगर कोई भी इसके भीतर प्रवेश करके केंद्रीय भाग में चला जाए तो वह वापस कभी भी लौट नहीं पाता। एल्डर लक्ष्मण की यह बात सुनकर आकर्ष को समझ में आया कि अभी तक उसे जो जानकारी मिली थी वह कितनी गलत थी। जब वो अदितिगढ़ में था तब उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार पूरा देवतल बस अलग अलग साम्राज्यों में बंटा हुआ है और जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ बढ़ते हैं उच्च श्रेणी के साम्राज्य देखने को मिलते हैं। लेकिन एल्डर लक्ष्मण की बातों से उसे समझ में आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो क्या इसका मतलब यह है कि वापस आने का कोई भी तरीका नहीं है? आकर्ष ने पूछा। एक तरीका है, पर वह लगभग असंभव है। दक्षिणी भाग केंद्र में जाने के बाद अगर कोई योद्धा सोमचक्र मंडल में प्रवेश कर ले, तब उसके वापस लौटने की संभावना होती है। लेकिन इसके लिए भी उसकी ताकत सोमचक्र मंडल में बहुत उच्च होनी चाहिए। अब सोचकर देखिए कि अगर कोई योद्धा सोमचक्र मंडल में बहुत आगे जा चुका है, तो वह वापस से इन छोटे क्षेत्र में आकर क्या हासिल करेगा? एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। उनके इस जवाब को सुनने के बाद आकर्ष ने आगे दूसरा कोई भी सवाल नहीं किया। अभी के लिए उसे जो जानकारी मिली थी वही बहुत थी। इससे ज्यादा जानकारी ना तो उसे कोई विशेष फायदा होने वाला थी, ना ही वो आगे कहीं पर उसके काम आने वाली थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पूरी यात्रा के दौरान करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर से सवालों का दौर शुरू हो गया। इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद आकर्ष के मन में एक सवाल आया था। अगर वह लोग दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित थे, जो दक्षिणी भाग का हिस्सा था, केंद्र की तरफ बढ़ने से योद्धा उस कवच को पार करके केंद्र भाग में पहुंचते थे, तो क्या होगा अगर योद्धा उल्टा रास्ता चुने? मतलब कि वह केंद्र की तरफ ना बढ़कर अगर उल्टी दिशा में आगे बढ़े, तब वह कहां पर पहुंचेंगे? उसने यही सवाल एल्डर लक्ष्मण से पूछा। अगर कोई भी योद्धा उल्टा रास्ता चुनता है, तो वो शून्य सागर में पहुंच जाएगा। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। शून्य सागर? यह क्या है? आकर्ष ने पूछा। शून्य सागर वह स्थान है जिसने पूरे सूर्यांश देवतल को चारों तरफ से घेर रखा है। यह एक बड़ा सागर है जिसको पार करना चक्रपाल मंडल के योद्धाओं तक के लिए संभव है। यहां तक कि सामान्य सोमचक्र मंडल के योद्धा भी इसको पार नहीं कर सकते। न सिर्फ इसमें विचित्र प्रकार के जीव हैं जो मारने से ज्यादा कुछ नहीं जानते, बल्कि इनके अलावा भी धारा का बहाव ऐसा है कि उसके चपेट में आते ही सामान्य योद्धा का शरीर टुकड़ों में टूट जाएगा। सिर्फ उपाधि हासिल किए हुए सोमचक्र मंडल के योद्धा और सूर्यवेग मंडल के योद्धा ही इस शून्य सागर को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। तो इस सागर की कोई सीमा तो होगी? आखिर दूसरी तरफ है क्या? आकर्ष ने पूछा। नहीं पता। जिसको इस सवाल का जवाब पता होता है, वह जवाब देना नहीं चाहता। इसलिए यह तो एक रहस्य है कि दूसरी तरफ क्या है। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष अपने मन में अनुमान लगाने लगा कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है। थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद आकर्ष ने महाप्रमुख सुदर्शन से सवाल किया। महाप्रमुख, क्या हो अगर सुदर्शन देव गुरुकुल का कोई भी एक व्यक्ति चक्रपाल मंडल में प्रवेश कर ले और उसके बाद दक्षिणी भाग के केंद्र में जाने से पहले नाग शक्ति देव गुरुकुल और पूर्णनाभ देव गुरुकुल को पूरी तरह से खत्म कर दे? तब तो पूरी अद्वितीय भूमि पर इकलौते सुदर्शन देव गुरुकुल का नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जैसे ही चक्रपाल मंडल में कोई योद्धा प्रवेश करेगा, उसी क्षण दक्षिण भाग के केंद्र से आए देवदूत को पता चल जाएगा, जो दक्षिणी पूर्वी भाग पर नजर रखता है। इससे पहले कि चक्रपाल मंडल का योद्धा यहाँ के वातावरण में सांस भी ले, वह देवदूत आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। अगर चक्रपाल मंडल का वह योद्धा साथ चलने से मना करता है या फिर देवदूत का विरोध करता है, तो फिर देवदूत उसे खत्म भी कर सकता है। इसी कारण से तो इतने लंबे समय से बड़े बड़े देव गुरुकुल अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के देवदूत उन पर नजर न रखें, तब तो सीमाओं पर मौजूद सभी क्षेत्रों के सभी देव गुरुकुल पल भर में खत्म हो जाएंगे। उनके साथ ही खत्म हो जाएगी वह सारी प्रजा जो इन देव गुरुकुलों पर आश्रित है। एक देव गुरुकुल सिर्फ कुछ साम्राज्यों पर शासन नहीं करता, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल उसी तरह एक साम्राज्य भी आम लोगों पर शासन नहीं करता, बल्कि उनकी सुरक्षा करता है। हाँ, यह बात अलग है कि कई बार इन ताकतों से जुड़े कुछ नासमझ लोग गलती कर देते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बाद में सजा नहीं मिलती। निश्चित रूप से उन्हें सजा मिलती है, और जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसके परिवार को करनी पड़ती है।
हाँ, आपसी लड़ाई हो और बराबर की लड़ाई हो तो बात अलग है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान कोई भी बड़ी ताकत, फिर चाहे वह ऐसा योद्धा ही क्यों ना हो जो एक समय पर उस ताकत का हिस्सा रहा हो, इस लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। महाप्रमुख सुदर्शन ने जवाब दिया। यह जानकारी मिलने के बाद आकर्ष एक बार फिर से कुछ समय के लिए चुप हो गया। अगले कुछ दिनों तक उसने कोई भी दूसरा सवाल नहीं किया। सफर इसी तरह से चलता रहा और 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। आकर्ष बाकी सबके साथ उस स्थान पर पहुंचने वाला था जहां पर यह महासभा होने वाली थी। जिस प्रकार अद्वितीय भूमि पर 3 शक्तिशाली देव गुरुकुल थे, बिल्कुल उसी प्रकार बंजर भूमि पर भी 3 शक्तिशाली देव गुरुकुल थे। अद्वितीय भूमि की तरह बंजर भूमि पर भी 3 बड़े शहर थे जो 3 देव गुरुकुलों के अधीन थे, लेकिन यह जो महासभा थी यह इन तीनों में से किसी भी शहर में नहीं होने वाली थी। महासभा एक अलग ही शहर में होने वाली थी जिसको रसायन नगरी के नाम से जाना जाता था। रसायन नगरी उस स्थान को कहा जाता था जहां पर महासभा आयोजित की जाती थी। इस प्रकार की एक नगरी सभी 6 भूमि पर स्थित थी। अब कहने को तो इस महोत्सव या फिर महासभा का आयोजन सभी 6 भूमि की ताकतों के द्वारा किया जाने वाला था, लेकिन वास्तव में इसका आयोजन सिर्फ बंजर भूमि की ताकतों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार आयोजन करने की बारी बंजर भूमि की ताकतों की थी। यह महासभा प्रत्येक 30 वर्ष में एक बार होती थी। महासभा शुरू होने से लगभग 1 महीने पहले ही रसायन नगरी में अलग अलग जगह से आए लोग अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते थे। यह दुकानदार या फिर कहे तो व्यापारी अपने साथ अलग अलग प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर आते थे। कुछ तो इतनी दुर्लभ औषधियां लेकर आते थे कि उन्हें हासिल करने के लिए झगड़ा तक हो जाता था। यह व्यापारी 3 महीने तक रसायन नगरी में ही रहते थे। इस महासभा का फायदा रसायन शास्त्रियों को प्रत्यक्ष रूप से होता था। जिनके पास अनुभव और समझ की कमी होती थी, उन्हें दूसरों के साथ विचार विमर्श करके अपनी समझ और अनुभव को बढ़ाने का अवसर मिलता था। वहीं जिनके पास अनुभव और समझ की कमी नहीं होती थी, वह अपनी बनाई गोलियों को दुकानदारों को दे देते थे, जिन्हें बेचकर दुकानदार बड़ा मुनाफा कमाते थे और इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इन रसायन शास्त्रियों को भी दिया जाता था। आकर्ष को इन सब के बारे में जानकारी एल्डर लक्ष्मण से मिली थी। अब वैसे तो यह देवमणि और देव क्रिस्टल कमाने का सबसे आसान और बेहतर विकल्प था, लेकिन इस समय पर आकर्ष का ध्यान इनसे ज्यादा ऐसे संसाधनों को हासिल करने पर था जो उसकी ताकत में तुरंत वृद्धि कर सकते थे। आप चिंता ना करें, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। आपकी तेज रफ्तार के साथ कुछ ही समय में आप न सिर्फ यहाँ पर प्रसिद्ध होंगे बल्कि अच्छे खासे संसाधन भी हासिल कर लेंगे। एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए आकर्ष का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, जिसके जवाब में आकर्ष ने कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर सहमति में हिला दिया। लगभग आधे घंटे बाद उनका छोटा सा समूह रसायन नगरी की बाहरी सीमा में पहुंच गया। रसायन शास्त्रियों के पास संसाधनों की कमी नहीं होती थी। विशेषकर देवमणि और देव क्रिस्टल तो उनके पास बड़ी मात्रा में होते थे। इसीलिए रसायन नगरी भी बहुत ही भव्य बनाई गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई शहर नहीं बल्कि एक अलग साम्राज्य हो। इस समय पर बड़ी मात्रा में लोग शहर के भीतर प्रवेश कर रहे थे। जब भी रसायन शास्त्रियों की महासभा होती है तो सभी को अपने बनाए सामान को बेचने की अनुमति मिलती है। हमारे सुदर्शन देव गुरुकुल को भी अनुमति मिली है, एल्डर गोपाल ने आकर्ष से कहा। यहाँ पर उनके कहने का मतलब यह था कि अगर आकर्ष चाहे तो अपनी बनाई गोलियों को भी बेच सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। स्वर्गन गुरुकुल का छोटा प्रमुख श्वेताब। रसायन नगरी में सभी 6 भूमियों के देव गुरुकुलों के लिए एक एक बड़ा भवन आरक्षित किया गया था। सुदर्शन देव गुरुकुल के लिए भी एक भवन आरक्षित था। रसायन नगरी में प्रवेश करने के बाद आकर्ष और उसका पूरा समूह उसी भवन की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में बाजार लगा था तो आकर्ष को बाजार दिखाने के लिए महाप्रमुख और तीनों रसायन शास्त्री जमीनी रास्ते से जा रहे थे। जो बड़े देव गुरुकुल थे
उनके भवन के सामने ही दुकानें लगाई गई थी जिनको यह देव गुरुकुल इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे तो आम जनता के लिए भी रुकने और दुकान लगाने का प्रबंध किया गया था, लेकिन इसके लिए उन सभी को कीमत देने की आवश्यकता थी। आकर्ष जब आगे बढ़ रहा था तब चारों तरफ उसे ऐसे लोग ही नजर आ रहे थे जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे। वास्तव में तो यह उनके कपड़े का भाग नहीं था, बल्कि एक अलग कपड़ा था जिसको सिर्फ रचनाकार समुदाय के लोग ही पहन सकते थे। यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने इस प्रकार के कपड़े इसलिए पहने हुए थे क्योंकि आने वाले अधिकांश लोग रसायन शास्त्री ही थे। एक रसायन शास्त्री का जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है उसे उसी प्रकार के कपड़े दिए जाते थे। आकर्ष के पास इस समय उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री के कपड़े नहीं थे, तो उसने इस बारे में अपने साथ आए तीनों रसायन शास्त्रियों से बात की। यहाँ रसायन नगरी में तो आपको ऐसे कपड़े नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ, बंजर भूमि पर भी रचनाकार समुदाय के कुछ कार्यालय है, वहां से आपको उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री के कपड़े मिल सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपके साथ भी चल सकता हूं, एल्डर लक्ष्मण ने कहा। अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते तो मेरे पास अतिरिक्त जोड़ी कपड़े हैं। सच कहूं तो उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्रियों को इस प्रकार के कपड़ों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस बार जो महासभा होगी उसमें इस प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। आप चाहे तो मुझसे वह कपड़े ले सकते हैं, एल्डर गोपाल ने कहा। आकर्ष को एल्डर गोपाल का सुझाव ज्यादा पसंद आया, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। हटो, सामने से हटो। बातें करते हुए आकर्ष का समूह आगे बढ़ रहा था कि तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। आवाज में आक्रामकता थी, इस कारण आकर्ष का पूरा समूह आवाज के स्रोत की तरफ देखने लगा। सामने की तरफ से एक बड़ा सा सफेद चीता आ रहा था जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास में 3 बुजुर्ग अवस्था के आदमी चल रहे थे। आक्रामकता से भरी हुई वह आवाज उन्हीं 3 बुजुर्ग अवस्था के आदमियों की थी। आकर्ष की नजर जब चिता पर बैठे उस व्यक्ति पर गई तो उसकी आंखें एक पल के लिए कर्कशता से भर गई। पता नहीं क्यों पर यह व्यक्ति आकर्ष को सही नहीं लग रहा था। अब उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, इसका कारण तो उसे भी पता नहीं था। शायद इसका कारण उसके आत्ममंडल में छुपा हुआ वह पिरामिड था। उसका नाम श्वेताभ है। वह स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का बेटा है। एल्डर लक्ष्मण का ध्यान आकर्ष पर था। जब उन्होंने देखा कि आकर्ष चीता पर बैठे व्यक्ति की तरफ देख रहा है तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि आकर्ष के मन में क्या सवाल चल रहा होगा। इस समय पर आसपास खड़े लोगों के बीच भी उस व्यक्ति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। यह तो स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का बेटा श्वेताभ है ना? हाँ, वही है। सोचा नहीं था कि यह भी यहाँ पर आएगा। सुना है कि पिछले 1000 साल से यह अपने गुरुकुल का यह सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। बिल्कुल सही सुना है। इसकी उम्र 200 वर्ष से थोड़ी ही ऊपर है, लेकिन फिर भी इसने महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया है। इसकी प्रतिभा का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अगर सिर्फ दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ व्योमिका इकलौती ऐसी है जो प्रतिभा के मामले में इसकी बराबरी पर मानी जा सकती है। आसपास खड़े लोगों की बातें जब आकर्ष ने सुनी तो एकदम से उसे व्योमिका का ख्याल आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या व्योमिका भी वहां पर आएगी। वह इस बारे में सोच रहा था, वहीं इस बीच श्वेताभ की नजर महा पर पड़ चुकी थी। महा जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा आकर्षक थी। दोनों सुनने में एक जैसे जरूर लगते थे, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। महा का आकर्षण इतना तेज था कि श्वेताभ उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। अब उसमें महा की कोई गलती भी नहीं थी। यह सब कुछ उसकी 99 देव नाड़ियों के कारण हो रहा था। महा को देखने के बाद श्वेताभ अपने आप को रोक नहीं पाया। आकर्ष और उसके समूह से कुछ ही दूरी पर उसने अपने चीते को रोका और उस पर से नीचे उतरकर महा की तरफ बढ़ने लगा। मेरा नाम श्वेताभ है।
मैं स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का बेटा हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हें देखा। पता नहीं क्यों पर तुमसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? श्वेताभ ने महा से पूछा। यह सवाल पूछने के साथ ही मन सोचने लगा कि इतनी सुंदर महिला यहाँ पर क्या कर रही है। आज से पहले उसे लगता था कि सबसे सुंदर व्योमिका ही है। वह तो उसे पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन महा को देखने के बाद अब उसका मन कर रहा था कि उसे भी अपनी पत्नी बना ले। महा आंखों के भाव पढ़ने में आकर्ष से भी ज्यादा तेज थी। आंखें शरीर का दर्पण होती है। चेहरे पर भले कोई भी भाव क्यों ना हो, आंखें हमेशा बता देती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जब श्वेताभ ने सवाल किया था तब उसके चेहरे पर तो कोई भी भाव नहीं था, मगर आंखों में वासना का भाव नजर आ रहा था जिसको महा ने देख लिया था। उसने तुरंत आकर्ष की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या करें। इससे पहले तो श्वेताभ ने आकर्ष पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि महा आकर्ष की तरफ देख रही है तो उसकी नजर भी आकर्ष की तरफ घूम गई। उसका खून तो तब खोलने लगा जब उसने देखा कि महा ने आकर्ष का हाथ पकड़ रखा है। लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आकर्ष ने महा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसके बाद उसने महाप्रमुख सुदर्शन की तरफ देखा और उनसे चलने का इशारा किया। चलिए। महाप्रमुख सुदर्शन ने तीनों रसायन शास्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा और उसके बाद आकर्ष के साथ वहां से जाने लगे। यह देखकर श्वेताभ गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन बिना पहचान जाने वो ऐसे ही किसी को दुश्मन नहीं बना सकता था। इसलिए उसने महाप्रमुख सुदर्शन को आवाज लगाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम लोग? अगर तुम्हारा पिता यह सवाल करता तो मैं जवाब देता, पर तुम अभी इस योग्य नहीं हुए हो कि मुझसे सवाल कर सको। महाप्रमुख सुदर्शन ने बिना पीछे देखे एक शांत स्वर में जवाब दिया और आगे बढ़ने लगे। यह सुनकर श्वेताभ का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसके साथ आए तीनों बुजुर्ग अवस्था के आदमियों ने जब यह नजारा देखा तो उन तीनों का खून भी खोलने लगा। तुरंत वह अपनी जगह से आगे बढ़े और उन्होंने महाप्रमुख सुदर्शन पर प्रहार करने की कोशिश की। बच्चा समझकर मैं तुम तीनों को छोड़ रहा था, पर तुम लोगों ने तो मेरी दयालुता को मेरी कायरता समझ लिया। भोपाल मंडल के 4 सिद्धांतों को समझकर तुम तीनों को क्या लगता है तुम इस योग्य हो गए हो कि किसी का भी रास्ता रोक लोगे? महाप्रमुख सुदर्शन का स्वभाव ऐसा था कि जब तक कोई उन्हें सामने से परेशान ना करें वह किसी के भी लिए खतरा नहीं बनते थे। पर एक बार अगर किसी ने उन्हें छेड़ दिया तो फिर वह सामने वाले को छोड़ते नहीं थे। और यहाँ पर तो उन 3 बुजुर्ग अवस्था के आदमियों ने उन पर प्रहार कर दिया था। महाप्रमुख सुदर्शन भला शांत कैसे बैठे रह सकते थे? इस समय पर श्वेताभ को बिल्कुल भी डर नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह तो आराम से जाकर अपने चीते पर बैठ गया था, पर अगले ही क्षण जो हुआ उसने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसने देखा कि उसके 3 साथियों ने प्रहार तो किया था, लेकिन वह उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को स्पर्श तक नहीं कर पाए थे, बल्कि उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकली थी जिसने पलक झपकते ही उसके तीनों साथियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उनके घाव इतने गहरे थे कि उन्हें तुरंत जमीन पर बैठकर औषधीय गोली का सेवन करना पड़ा और अपने ऊर्जा के माध्यम से जख्मों को भरना पड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! यह नजारा देखकर श्वेताभ और भी ज्यादा गुस्सा हो उठा। वह कुछ कहने वाला ही था कि तभी महाप्रमुख सुदर्शन ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपनी उंगली से उस पर प्रहार किया। उनके ऐसा करते ही तुरंत एक ऊर्जा का तेज दबाव उत्पन्न हुआ जिसने उस बड़े से चीता को पलक झपकते ही जमीन पर चिपका दिया। हालांकि वह चीता मरा नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा तो डर गया था कि अब आंख उठाकर भी ऊपर नहीं देख रहा था। श्वेताभ की हालत भी खराब थी। उसे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? श्वेताभ ने दबी हुई आवाज में कहा।
तुम्हें शायद यह नहीं पता कि मैं कौन हूं। एक और शब्द अगर तुम्हारे मुंह से निकला तो फिर कभी कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। तुम अपने पिता के दम पर उछल रहे हो, तुम्हारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि दूसरों को चुनौती दे सको। जाओ, पहले जाकर ताकत हासिल करो, उसके बाद बताना कि तुम कौन हो। महाप्रमुख सुदर्शन ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया और उसके बाद वहां से रवाना हो गए। उन्होंने श्वेताभ पर कोई प्रहार नहीं किया था, पर भरे बाजार में उसे इतना अपमानित कर दिया था कि अब वह सिर उठाकर भी किसी से नजरें नहीं मिल पा रहा था। अपना सिर झुकाए हुए ही मन अपने आप से वादा किया कि वह उन लोगों को सबक सिखाएगा। बाजार की इस छोटी सी लड़ाई के बाद आकर्ष और उसके समूह का रास्ता फिर से रोकने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। थोड़ी देर में वह सभी उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनके लिए भवन आरक्षित किया गया था। अपने भवन में आने के बाद महाप्रमुख सुदर्शन ने आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने श्वेताभ को सबक सिखाया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह इस मामले को आसानी से नहीं जाने देगा। स्वर्गन देव गुरुकुल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन श्वेताभ गर्म खून का व्यक्ति है। उसकी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अब से आप कृपया करके बाहर मत जाना। अगर ज्यादा जरूरी हो तो पहले मुझे सूचित कर देना ताकि मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ चल सकूं। उनकी बात सुनने के बाद एल्डर लक्ष्मण ने भी आकर्ष को समझाते हुए कहा, महाप्रमुख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ शहर में ऐसे कई लोग हैं जो श्वेताभ के कहने पर आपको निशाना बना सकते हैं। श्वेताभ अभी के समय ताकत के मामले में आपसे आगे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि उसके निशाने पर न आए। आकर्ष को समझाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अब सिर्फ महा और आकर्ष ही वहां पर बच गए थे। सबके वहां से जाने के बाद महा ने आकर्ष से पूछा, हमें यहां पर लाने वाला वह व्यक्ति चाहता तो उस बुरे लड़के को मार सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? महा यहां पर महाप्रमुख सुदर्शन की बात कर रही थी। स्वर्गन देव गुरुकुल बहुत शक्तिशाली है। महाप्रमुख ने श्वेताभ और उसके साथियों को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा था कि यह मामला ज्यादा आगे ना बढ़े। सोचकर देखो, अगर वह उनको खत्म कर देते तो फिर स्वर्गन देव गुरुकुल को सुदर्शन देव गुरुकुल को निशाना बनाने का अवसर मिल जाता। स्वर्गन देव गुरुकुल में 3 ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने भोपाल मंडल में 10 सिद्धांतों को समझा है, जबकि महाप्रमुख अभी तक सिर्फ 8 सिद्धांतों को ही समझ पाए हैं। अगर स्वर्गन देव गुरुकुल के उन 3 योद्धाओं में से कोई एक योद्धा भी आ जाता है तो महाप्रमुख उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आकर्ष ने जवाब दिया, तब तो मतलब यह हुआ कि सुदर्शन देव गुरुकुल खतरे में है। अगर स्वर्गन देव गुरुकुल के पास ताकत ज्यादा है तब तो वह सुदर्शन देव गुरुकुल को कभी भी निशाना बना सकते हैं। महा ने कहा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो स्वर्गन देव गुरुकुल सिर्फ उनके गुरुकुल प्रमुख के साथ नहीं चलता। यह बस एक छोटी सी लड़ाई है। इसके लिए अगर वो पूरे गुरुकुल को निशाना बनाएंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? दूसरी बात, स्वर्गन देव गुरुकुल चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, वह पूरे सुदर्शन गुरुकुल को निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि क्या पता कोई 10 सिद्धांत समझ चुका भोपाल मंडल का योद्धा छुपकर इस गुरुकुल की सुरक्षा कर रहा हो। एल्डर लक्ष्मण ने बताया था कि कई हजार साल पहले कोन भूमि पर भी 5 बड़े गुरुकुल हुआ करते थे। जो 5वां गुरुकुल था वह उस समय सभी 6 भूमियों पर मौजूद सभी गुरुकुलों में सबसे शक्तिशाली था। एक दिन किसी बात को लेकर उस गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के बेटे और सुदर्शन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के बेटे के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें सुदर्शन गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के बेटे ने उस दूसरे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के बेटे को मार दिया। जब दूसरे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में सुदर्शन देव गुरुकुल में आया। उस समय उस दूसरे गुरुकुल में 2 ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने भोपाल मंडल में 10 सिद्धांतों को समझा हुआ था। वही सुदर्शन देव गुरुकुल में उस समय सबसे शक्तिशाली योद्धा सिर्फ 8 सिद्धांतों को समझ पाया था।
सुदर्शन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने कहा कि वह अपने बेटे की जान उस दूसरे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को दे देंगे। उस बात को लेकर दोनों गुरुकुलों को आपस में लड़ने पर मजबूर ना करें। लेकिन उस दूसरे गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख नहीं माना। उसने सुदर्शन देव गुरुकुल को जड़ से खत्म करने की कोशिश की। उसने अपने गुरुकुल के दोनों शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों शक्तिशाली योद्धा सुदर्शन देव गुरुकुल को अपना निशाना बना पाए, कहीं से दो रहस्यमयी योद्धा प्रकट हो गए। इन दोनों योद्धाओं की ताकत उस दूसरे गुरुकुल के दोनों योद्धाओं के बराबर थी। उन दोनों ने भी भोपाल मंडल के 10 सिद्धांतों को समझा हुआ था, और जब वह दोनों एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे तो आसानी से चक्रपाल मंडल के एक सिद्धांत को समझे हुए योद्धा को खत्म कर सकते थे। अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन दो रहस्यमयी योद्धाओं ने उस दूसरे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख और उसके दोनों शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला। इसका प्रभाव उस दूसरे गुरुकुल पर ऐसा पड़ा कि वह गुरुकुल आगे कभी भी फिर से ताकत हासिल नहीं कर पाया। समय के साथ वह गुरुकुल और ज्यादा कमजोर होता गया और एक समय ऐसा आया जब वह पूरी तरह से खत्म हो गया। आज के समय सुदर्शन देव गुरुकुल भले ही दिखने में कमजोर लग रहा है, लेकिन बाकी के सभी गुरुकुलों को इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने सुदर्शन देव गुरुकुल को निशाना बनाया तो वह रहस्यमयी योद्धा फिर से जरूर आएंगे। सभी को इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं उनकी स्थिति भी उस गुरुकुल के जैसी ना हो जाए जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था। यही डर स्वर्गन देव गुरुकुल को सुदर्शन देव गुरुकुल पर हमला करने से रोकेगा। आकर्ष ने महा को समझाते हुए कहा। यहाँ पर आकर्ष जिन दो रहस्यमयी योद्धाओं की बात कर रहा था वह एक समय पर सुदर्शन देव गुरुकुल के ही सदस्य थे। दरअसल इस लड़ाई के लगभग 10,000 साल पहले ही उन्होंने चक्रपाल जब उन्होंने ऊर्जा स्तर में वृद्धि की, उसी क्षण देवदूत उन्हें लेने आ गया। लेकिन दोनों उसके साथ नहीं गए। नियम अनुसार देवदूत ने दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक सही कारण देकर देवदूत को मना लिया। पर इसके बाद भी उन्हें नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ी। सबसे पहले तो उन्हें देवदूत के प्रहार का सामना करना पड़ा, जिस कारण दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसके बाद उन्हें बाहर रुकने दिया गया। लेकिन समय के साथ उनका ऊर्जा स्तर गिरने लगा और वह फिर से भोपाल मंडल के ऐसे योद्धा बन गए जिनके पास सिर्फ 10 सिद्धांतों की ताकत थी। जब उनके गुरुकुल पर खतरा आया तब दोनों ने सामने आकर खतरे को जड़ से मिटा दिया। इस घटना को अब 10,000 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। इसलिए आज के समय कोई भी नहीं जानता था कि सुदर्शन देव गुरुकुल के वह दो रहस्यमयी योद्धा आज भी बाहर सीमा पर रहकर उनके गुरुकुल की सुरक्षा कर रहे थे या नहीं। जब आकर्ष महा को यह सब बातें बता रहा था तब बाहर बाजार में श्वेताभ के बारे में बातें हो रही थी। कहते हैं इंसान जितना प्रसिद्ध होता है उससे जुड़ी खबर को फैलने में उतना ही कम समय लगता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। श्वेताभ की प्रसिद्धि के कारण कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार में यह खबर फैल चुकी थी कि एक व्यक्ति ने श्वेताभ को भरे बाजार में अपमानित किया है। जब श्वेताभ ने लोगों के कड़वे शब्द सुने तो गुस्से से आग बबूला हो उठा। अपने पिता के पास शिकायत करने के लिए वह सीधा उनके भवन में आ गया। उसे विश्वास था कि उसके पिता उसकी मदद करेंगे। श्वेताभ, यह मैं क्या सुन रहा हूं? बाजार में तुमने एक व्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की। न सिर्फ इतना बल्कि जब उस व्यक्ति ने वापस जवाबी प्रहार किया तो तुम अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। श्वेताभ के पिता ने श्वेताभ को देखते ही सवाल किया। अपने पिता का यह सवाल सुनकर श्वेताभ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तो यहाँ पर अपने पिता की मदद लेने आया था, पर यहाँ पर उसके पिता उसे ही दोष दे रहे थे। पिताजी, बाहर बाजार में जो बातें हो रही है उनमें आधी झूठी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। श्वेताभ ने सफाई देते हुए कहा। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? श्वेताभ के पिता ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। लड़ाई हुई थी। मैं तो उन्हें इसलिए सबक सिखा रहा था क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया। पर वह आदमी ताकतवर था।
आपको अब उससे बदला लेना होगा। उसने मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, हमारे पूरे गुरुकुल का अपमान किया। आज अगर उसे छोड़ देंगे तो हमारे गुरुकुल की क्या इज्जत रह जाएगी? श्वेताभ ने अपने पिता से कहा। हमारे गुरुकुल की क्या इज्जत रह जाएगी? उन्होंने मेरा अपमान किया। श्वेताभ, मुझे अपने जैसा समझ रहे हो? तुम कितने नकारा हो, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक बात याद रखो, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। कोई मेरी इज्जत नहीं उछालता। यह तुम हो जो बार बार मेरी इज्जत पर लांछन लगाते हो। राह पर चलते हुए तुम पर कोई भी उंगली नहीं उठाता। यह तुम हो जो सामने से जाकर दूसरों से दुश्मनी मोल लेते हो। इस भूल में मत रहना कि तुम इकलौते हो। तुम्हारे जैसा बेटा पैदा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मेरे बेटे हो, इस बात पर तुम्हें गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें इस बात की बेइज्जती महसूस होनी चाहिए कि तुम मेरे नाम का सहारा लेकर दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाते हो। श्वेताभ के पिता ने एकदम कर्कश आवाज में कहा। उनके शरीर से इस समय इतनी आक्रामक और ठंडी आभा निकल रही थी कि पूरे कमरे का तापमान गिर गया था। श्वेताभ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह नरक में आ चुका हो। पिताजी मैं तो चुप। श्वेताभ अपने पिता को सफाई देने की कोशिश करने लगा, पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पिता ने एक कड़क आवाज में उसे चुप करवा दिया। तुम कितने नकारा हो, यह दोहराने पर मुझे मजबूर मत करो। आज तक तुमने जो गलतियां की थी उन्हें तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर आज तुमने हद पार कर दी। जिस प्रकार हम यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, उसी प्रकार सुदर्शन देव गुरुकुल भी यहाँ पर मेहमान बनकर आया था, पर उनको नीचा दिखाने के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाहर जो बातें हो रही है उनमें मेरा नाम सामने आ रहा है। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। हो सकता है सुदर्शन देव गुरुकुल से गलती हुई हो, पर तुमने जो किया है उसका क्या? मैं तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूं। सुदर्शन देव गुरुकुल से बदला लेने का भूल जाओ। अगर उनसे जुड़ी कोई भी खबर मुझे तुम्हारा नाम के साथ जुड़ी हुई सुनाई पड़ी तो तुम्हें मैं खुद सजा दूंगा। और सजा वही होगी जो एक गुरुकुल के गद्दार को मिलती है। स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख यानी कि श्वेताभ के पिता ने कर्कशता, कठोरता और गुस्से से भरी आवाज में कहा। उनकी आवाज आज बिल्कुल अलग लग रही थी। यह पहली बार था जब श्वेताभ अपने पिता का ऐसा चेहरा देख रहा था। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। जिस पिता ने उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया था, वह सुदर्शन देव गुरुकुल की बात आने पर एकदम से इतने गंभीर और आक्रामक कैसे हो गए थे? सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई के लिए वह उसको गद्दार घोषित करने के लिए भी तैयार थे। यह सामान्य नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या सुदर्शन गुरुकुल को लेकर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में वह नहीं जानता पर उसके पिता जानते हैं, जिस कारण से वह ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। व्योमिका और महा की बराबरी। मैं समझ गया पिताजी। मैं अब से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अपने पिता को गुस्से में देखकर श्वेताभ ने अपनी तरफ से और ज्यादा सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसने किसी तरह से अपने पिता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। जब उसके पिता ने उसका जवाब सुना तो आखिरकार उनका गुस्सा शांत हुआ। लेकिन इस समय पर वह यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके बेटे की आंखें कर्कशता से भरी हुई थी। श्वेताभ ने बस अपने पिता के गुस्से को शांत करने के लिए झूठ कहा था। वास्तव में उसका इरादा इस पूरे मामले को इतनी आसानी से खत्म करने का नहीं था। वह तो बहुत पहले ही फैसला कर चुका था कि आकर्ष और उसके समूह को इस रसायन नगरी से वापस जिंदा नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ रसायन नगरी शहर के मुख्य द्वार पर 10 महिलाओं का एक छोटा सा समूह आ चुका था। इनमें कुछ बुजुर्ग अवस्था की महिलाएं, कुछ मध्य अवस्था की महिलाएं और कुछ जवान अवस्था की महिलाएं थी। यह सब कनमणि गुरुकुल से आई थी। इन सब में एक महिला ऐसी थी जिसने अपना चेहरा हल्के महीन कपड़े से ढका हुआ था, मगर इसके बावजूद उसकी सुंदरता छुप नहीं रही थी।
यह महिला कोई और नहीं बल्कि व्योमिका थी। उसके ठीक पास में चल रही थी उसकी मुंह बोली छोटी बहन मृणाल। उसके साथ न सिर्फ उनके गुरुकुल की गुरुकुल प्रमुख थी, बल्कि उसकी मास्टर और उसकी दो बड़ी बहनें भी आई हुई थी, जिनमें से एक का नाम था काव्या और दूसरी का नाम था कुशा। दीदी, आप तो इस प्रकार के सम्मेलन में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पर आने के लिए तुरंत मान गई? मृणाल ने व्योमिका से सवाल किया। मेरी सहेली स्वप्नलता भी यहाँ पर आई हुई है। उसी ने मुझे बुलाया था। काफी दिन हो गए हैं मैं उससे मिली नहीं हूँ, तो सोचा यहाँ पर उससे भी मिल लूंगी और लगे हाथ सम्मेलन भी देख लूंगी। व्योमिका ने जवाब दिया। स्वप्नलता? तुम्हारा मतलब ऊर्णनाभ देव गुरुकुल की स्वप्नलता? कुशा ने पूछा। हाँ वही। वह अपने गुरुकुल के सदस्यों के साथ यहाँ पर आई हुई है। व्योमिका ने जवाब दिया। तो यह बात है। तभी सोचूं कि इस बार तुम यहाँ पर कैसे आई। काव्या ने कहा। यह सारी महिलाएं जब बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी तो उस दौरान आसपास के लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अब ऐसा होना तो स्वाभाविक था। कई लोग उनको लेकर दबी हुई आवाज में बातें भी करने लगे थे। यह सब भी उन महिलाओं के लिए नया नहीं था। लेकिन आगे बढ़ते हुए मृणाल ने कुछ ऐसा सुना जिसके बाद उसे तुरंत गुस्सा आ गया। असल में वो और उसके गुरुकुल की सारी महिलाएं यह मानती थी कि व्योमिका सबसे सुंदर है। लेकिन वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था कि व्योमिका से भी ज्यादा सुंदर महिला को उसने देखा है। यह बात तो एक व्यक्ति से शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी लोग इस बारे में बातें करने लगे, जिस कारण मृणाल का ध्यान भी उनकी तरफ आ गया। मृणाल उन लोगों पर गुस्सा करने लगी। यह देखकर कुशा, काव्या और बाकी सभी महिलाओं का ध्यान भी मृणाल की तरह लोगों की बातों पर गया। शांत हो जाओ मृणाल। लोगों का काम है कहना। यह जरूरी तो नहीं कि जो तुम्हें सही लगता है बाकी सबको भी वही सही लगे। किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं की है। उन्होंने बस अपनी सोच बताई है। इसमें बुराई क्या है? व्योमिका ने मृणाल को समझाते हुए कहा। बुराई क्या है? यह लोग जानबूझकर आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगर सच में ऐसी कोई महिला है जो आपसे ज्यादा सुंदर है तो मैंने उसके बारे में आज से पहले क्यों नहीं सुना? साफ दिख रहा है कि यह लोग बस झूठ बोलकर आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं। मृणाल ने कहा। तो क्या हो गया? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह लोग क्या बातें करते हैं। पहली बात तो यह कि यह लोग झूठ नहीं बोल रहे, और दूसरी बात अगर यह लोग झूठ बोल भी रहे होते तो भी मुझे इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं कैसी हूं। मुझे दूसरों से जानने की आवश्यकता नहीं है। व्योमिका ने मृणाल से कहा। यह सुनकर मृणाल के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। सिर्फ उसके नहीं बल्कि कुशा, काव्या और बाकी सब महिलाएं के चेहरे के भाव भी वैसे ही थे। तुम कह रही हो कि तुम उस महिला को जानती हो? कुशा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर इतना पता है कि वह सुदर्शन देव गुरुकुल से है। जब स्वप्नलता ने मुझे बताया था कि वह यहाँ पर आ रही है तो उसने इस बारे में भी मुझे जानकारी दी थी। व्योमिका ने जवाब दिया। लेकिन इस दौरान उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी भी नजर आ रही थी। सच्चाई तो व्योमिका ने किसी को बताई ही नहीं थी। असल बात तो यह थी कि जब स्वप्नलता ने उसे इस बारे में जानकारी दी थी तो उसने यह भी बताया था कि यह आकर्षक महिला उस व्यक्ति के साथ है जिसको उसने सुरक्षित रखने को कहा था। जब से व्योमिका को इस बारे में पता चला था तभी से वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। वह कोशिश कर रही थी कि उस व्यक्ति को भूल जाए, पर वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। उल्टा उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वह व्यक्ति अब किसी और महिला के साथ है। सुदर्शन देव गुरुकुल। तब तो मैं भी उस महिला से मिलना चाहूंगी।
जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक मैं विश्वास नहीं करने वाली कि कोई आपसे भी खूबसूरत हो सकती है। मृणाल ने मुंह फुलाते हुए कहा। बाकी सब ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं दी थी, लेकिन उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उन्हें भी इस आकर्षक महिला को देखना था। रही बात व्योमिका की, तो उसे सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ रहा था कि कोई और महिला उस व्यक्ति के साथ कैसे हैं। उसने तो यहाँ पर आने के कारण के बारे में भी झूठ बोला था। उसके यहाँ पर आने की असली वजह तो आकर्ष ही था। हालांकि व्योमिका को अभी तक पक्की जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसे लगता था कि अगर वह महिला यहाँ पर आई हुई है तो निश्चित रूप से आकर्ष भी उसके साथ आएगा। यही सब सोचते हुए कनमणि गुरुकुल के सदस्यों का समूह अपने लिए आरक्षित भवन की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में चलते हुए व्योमिका के मन में वही सब बातें चल रही थी जो स्वप्नलता ने उसे बताई थी। असल में यहाँ पर बहुत कुछ था जो अधूरा था। व्योमिका को जब पहली बार आकर्ष मिला था उस समय उसमें कुछ भी विशेष नहीं लगा था। हाँ, वो बाकियों से थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन व्योमिका के लिए वह खास नहीं था। लेकिन जब दोनों ने दिव्य क्षेत्र में साथ समय गुजारा, उसके बाद सब कुछ बदल गया। व्योमिका उसे ज्यादा कुछ बताए बिना ही गायब हो गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वह वहां से गायब नहीं हुई थी, बल्कि पास में ही जाकर छुप गई थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि आकर्ष प्रतिक्रिया क्या देता है। जब उसने आकर्ष की प्रतिक्रिया देखी, पता नहीं क्यों पर मन ही मन उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। यह शायद इसलिए था क्योंकि आकर्ष अपनी जिम्मेदारी ले रहा था। लेकिन जब उसने स्वप्नलता से सुना कि आकर्ष अभी के समय सुदर्शन देव गुरुकुल का मुख्य रसायन शास्त्री बना हुआ है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उस घटना को कितना ही समय हुआ होगा, मुश्किल से 10 वर्ष, या शायद वह भी नहीं। लेकिन इतने कम समय में वह अदितिगढ़ से सुदर्शन शहर तक पहुंच चुका था। इस हिसाब से तो अगर उसे 50 वर्ष का समय दे दिया गया तो वह तो उन सब को छोड़कर बहुत आगे नहीं निकल जाएगा। व्योमिका को यह जानकारी जितनी खटक रही थी उससे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आकर्ष अपने शब्दों पर खरा नहीं उतरेगा। जब स्वप्नलता ने उसे बताया था कि आकर्ष के साथ एक दूसरी महिला है और दोनों घंटों तक एक साथ साधना करते हैं, तो व्योमिका का शक यकीन में बदलने लगा। इसी कारण से यहाँ पर आने के बाद भी वह यह चाहती थी कि आकर्ष उससे आकर मिले, वह आकर्ष से जाकर मिलना नहीं चाहती थी। व्योमिका की मास्टर वंदना इस समय व्योमिका के चेहरे के भाव पढ़ पा रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। इस तरह के भाव उसने व्योमिका के चेहरे पर पहले कभी भी नहीं देखे थे। दीदी, क्यों न हम पहले जाकर सुदर्शन देव गुरुकुल में उस महिला से मिल ले, मृणाल ने व्योमिका को सुझाव दिया। लेकिन व्योमिका उसके लिए भला कैसे तैयार हो सकती थी। उसने इसके लिए मना कर दिया। आपको क्या हो गया है दीदी? कोई आपके बारे में ऐसा कह रहा है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मृणाल ने कहा। यही है हमारा भवन। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम्हें जाकर उनसे मिलना है तो जाकर मिल सकती हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, सामने के एक भवन की तरफ इशारा करते हुए व्योमिका ने कहा, और फिर बिना मृणाल का कोई जवाब सुने अंदर चली गई। यह देखकर बाकी सारी महिलाएं दंग रह गई। पहली बार वह व्योमिका को इस तरह से बर्ताव करता देख रही थी। कुछ ही देर में सारी महिलाएं एक एक करके भवन के भीतर चली गई। सिर्फ मृणाल थी जो अभी भी बाहर खड़ी थी। उस महिला से तो आज मैं मिलकर रहूंगी, मृणाल ने गुस्से से भरे स्वर में अपने आप से कहा, और उसी क्षण सुदर्शन देव गुरुकुल के लिए आरक्षित भवन की तरफ रवाना हो गई। इधर आकर्ष को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि व्योमिका अपने पूरे समूह के साथ रसायन नगरी में आ चुकी है। वह तो आराम से अपनी साधना कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद जब उसकी साधना पूरी हुई और वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने पाया कि कोई पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। एल्डर लक्ष्मण, आप यहाँ पर? कोई काम था? आकर्ष ने पूछा। उसके कमरे के बाहर इस समय जो व्यक्ति खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि एल्डर लक्ष्मण थे।
आकर्ष भाई, एक मेहमान आया हुआ है। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। हाँ तो जाइए, उससे मिलिए। मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको तो पता है मैं खुद यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मेरा कोई मेहमान तो यहाँ पर आ नहीं सकता। आकर्ष ने एल्डर लक्ष्मण से कहा। वह बात यह है कि उसे मेहमान को यहाँ पर आए हुए काफी समय हो चुका है। उसका कहना है कि वह यहाँ पर महा को देखने आई है। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। देखने आई है? मेहमान कोई महिला है क्या? आकर्ष ने पूछा। हाँ, एक महिला है जिसका कहना है कि वह यहाँ पर महा के बारे में सुनने के बाद उससे मिलने आई है। आपको अपने आप को वह कनमणि गुरुकुल की सदस्य और कनमणि गुरुकुल के दूसरी रक्षक एल्डर वंदना की आखिरी शिष्या बता रही है। एल्डर लक्ष्मण ने जवाब दिया। जैसे ही आकर्ष ने सुना कि कोई महिला आई है और वह कनमणि गुरुकुल से है, एकदम से उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभर कर आने लगा। उसके मन में पहला विचार यही आया कि क्या यह व्योमिका हो सकती है। मेहमान कहाँ पर है? मैं चलता हूँ मिलने के लिए, आकर्ष ने एल्डर लक्ष्मण से कहा। पर वह यहाँ पर महा से मिलने आई है, एल्डर लक्ष्मण ने कहा। जानता हूँ, लेकिन महा मेरी जिम्मेदारी है। उससे कौन मिलना चाहता है और कौन नहीं, उसे पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी, आकर्ष ने जवाब देते हुए कहा और एल्डर लक्ष्मण को रास्ता दिखाने का इशारा किया। एल्डर लक्ष्मण ने आगे कोई सवाल नहीं किया। आकर्ष के साथ वो सभाकक्ष की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में जब आकर्ष ने सभाकक्ष में प्रवेश किया तो उसने पाया कि वहां पर दो लोग खड़े थे। एक तो हर रंग के कपड़े पहनी महिला थी और दूसरे थे एल्डर गोपाल। शांत हो जाइए, मैंने उन्हें सूचना भेज दी है, वह थोड़ी देर में आते होंगे। सभा कक्ष में प्रवेश करते ही आकर्ष को एल्डर गोपाल की सुनाई आवाज सुनाई पड़ी। वो उस हरे रंग के कपड़े पहनी महिला से बात कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर आकर्ष और एल्डर लक्ष्मण पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत उस महिला से थोड़ा दूर आए और दबी हुई आवाज में आकर्ष को सारी स्थिति समझाई। जब आकर्ष ने देखा कि वह महिला व्योमिका नहीं बल्कि उसकी मुंह बोली बहन मृणाल है तो उसकी आंखों में हल्की निराशा दिखाई देने लगी। आकर्ष भाई, यह थोड़ी नादान है। अगर ऐसा वैसा कुछ कह दे तो उसको दिल पर मत लीजिएगा, एल्डर लक्ष्मण ने संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि क्या करना है, आकर्ष ने जवाब दिया और फिर सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। यह क्या मजाक है? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगा कि तुम लोग महा को बुलाओगे, पर तुमने तो इस लड़के को बुला लिया। अब यह मत कहना कि वह सुंदर महिला जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था, मृणाल ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। क्या तुम व्योमिका की बहन हो? मृणाल के गुस्सा होने के बावजूद आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में सवाल किया। उसके इस सवाल को सुनकर मृणाल का गुस्सा एकदम से कम हो गया। तुम व्योमिका दीदी को जानते हो? मृणाल ने आकर्ष से सवाल किया। बिल्कुल, बल्कि तुम्हारी दीदी से मेरा काफी करीबी रिश्ता है, आकर्ष ने शांत स्वर में ही जवाब दिया। जब उसने करीबी रिश्ते की बात की तो न सिर्फ मृणाल बल्कि एल्डर लक्ष्मण और एल्डर गोपाल को भी समझ में आ गया था कि उसके कहने का मतलब क्या है। लेकिन तीनों इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। उन सबको पता था कि व्योमिका कैसी महिला है। सवाल ही नहीं था कि वह किसी पुरुष के करीब हो सकती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, व्योमिका दीदी ऐसी नहीं है, मृणाल ने कहा। ऐसी वैसी से तुम्हारा क्या मतलब? मैंने नहीं कहा कि वह ऐसी वैसी महिला है, मैंने कहा कि मेरा उससे बहुत करीबी रिश्ता है। खैर, तुम नहीं समझोगी। मुझे बस इतना बताओ कि क्या व्योमिका तुम्हारे साथ रसायन नगरी में आई हुई है? आकर्ष ने कहा। मैं इसका जवाब क्यों दूं? ओह, तो अब समझ में आया।
तुम जानबूझकर मेरी दीदी के बारे में बात कर रहे हो ताकि मैं महा के बारे में भूल जाऊं, है ना? देखो, मैं तुम्हें आखिरी अवसर दे रही हूं। अगर तुमने महा को मिलने के लिए नहीं बुलाया तो मैं अपनी मास्टर के पिताजी से कहकर तुम्हारे पूरे गुरुकुल को खत्म करवा दूंगी। मृणाल ने अपनी नादानी से भरी आवाज में कहा। उसकी मास्टर वंदना की कुल 5 शिष्याएं थीं। उनमें से 2 मर चुकी थी। एक की मृत्यु तो रहस्यमय ढंग से हुई थी और दूसरी को खुद वंदना ने खत्म कर दिया था। अभी के समय वंदना की सबसे प्रिय शिष्या अगर कोई थी तो वह व्योमिका ही थी। और जिस व्यक्ति के बारे में मृणाल यहाँ पर बात कर रही थी वह वंदना के पिताजी थे, जो 10 सिद्धांत समझ चुके भूपाल मंडल के योद्धा थे। तुम्हें अगर महा से मिलना है तो पहले मेरी अनुमति लेनी होगी और मैं अनुमति तब दूंगा जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने मास्टर के पिताजी से जाकर बात करोगी और वह हमारे गुरुकुल को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मैं तुम्हें छोटा बच्चा दिख रहा हूं। तुम व्योमिका की बहन हो, इसलिए मैं तरीके से बात कर रहा हूं, वरना इस समय पर हमारे बीच बातें नहीं कर रही होती। अब मैं भी तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूं, व्योमिका तुम्हारे साथ रसायन नगरी में आई है या नहीं? आकर्ष ने मृणाल से कहा। शुरुआत में तो उसकी आवाज शांत थी, लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म होने लगी उसके चेहरे के भाव और उसकी आवाज दोनों में हल्की सी कठोरता झलकने लगी। आकर्ष का यह बदला हुआ रूप मृणाल के मन में थोड़ा सा संकोच पैदा करने के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी जिद छोड़ दी और जवाब देते हुए कहा, व्योमिका दीदी यहाँ पर आई हुई है। वह यहाँ पर है? उसका जवाब सुनते ही आकर्ष की आंखें चमक उठी। उसे भी याद नहीं था कि आखिरी बार वो इतना ज्यादा उत्साहित कब हुआ था। बिल्कुल, वह यहाँ पर है। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। चलो अब मुझे उस महिला से मिलवाओ, मृणाल ने कहा। एल्डर लक्ष्मण, एल्डर गोपाल, आप दोनों अब जा सकते हैं। आकर्ष ने एल्डर लक्ष्मण और एल्डर गोपाल की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने कोई भी सवाल नहीं उठाया और चुपचाप वहां से रवाना हो गए। उनके वहां से जाने के बाद आकर्ष मृणाल के साथ एक दूसरे कमरे की तरफ रवाना हो गया। उस कमरे के दरवाजे के बाहर आने के बाद आकर्ष ने मृणाल को वहीं पर रुकने को कहा और खुद कमरे के भीतर चला गया। कमरे के भीतर महा इस समय साधना कर रही थी। जैसे ही उसने आकर्ष के कदमों की आहट सुनी तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। महा, बाहर एक लड़की आई हुई है। वह तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम उससे जाकर मिल सकती हो? आकर्ष ने महा से कहा और उसके बाद उसे कारण बताया कि बाहर खड़ी लड़की कौन है और उससे क्यों मिलना चाहती है। जब महा ने सुना कि आकर्ष ने उससे वादा किया है तो उसने आकर्ष की बात तुरंत मान ली। आकर्ष के कहे अनुसार वह अपने कमरे से बाहर आई, लेकिन उसने मृणाल की तरफ नहीं देखा। पूरे समय उसकी नजर सिर्फ आकर्ष पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मृणाल महा को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई थी। अभी तक उसे लग रहा था कि सब उससे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन महा को करीब से देखने के बाद उसे भी विश्वास हो गया था कि आकर्षण और खूबसूरती के मामले में वह उसकी बड़ी बहन व्योमिका से भी आगे हैं। मृणाल उसको देखकर खोई हुई थी कि तभी आकर्ष ने महा को भीतर जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही महा ने एक शब्द भी नहीं कहा और वापस से अपने कमरे में जाकर साधना करने बैठ गई। यह सब देखकर मृणाल और भी ज्यादा चौंक पड़ी। अब तो विश्वास हो गया। आकर्ष ने पूछा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर महिला तुम्हारे साथ है। मृणाल ने कहा, किस्मत और विश्वास ऐसे ही नहीं मिलते। खैर, मुझे इस बारे में बात करनी भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी दीदी व्योमिका से मुझे मिलवाओ। जैसा तुमने कहा था मैंने किया। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरे लिए इतना तो करना चाहिए? आकर्ष ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। इतनी सुंदर महिला तुम्हारे साथ है और फिर भी तुम्हारी नजर मेरी बड़ी दीदी पर है।
मृणाल ने अचानक से कर्कश आवाज में कहा। कारण स्पष्ट करने का मुझे कोई शौक नहीं है। महा मेरे साथ जरूर है, लेकिन हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। आकर्ष ने कहा। तुम क्या मुझे छोटी बच्ची समझ रहे हो? हालांकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि एक महिला उस नजर से किसी को कब देखती है। मृणाल ने कहा। उसकी बात को सुनकर आकर्ष आगे कुछ बोल नहीं पाया। इतना तो आकर्ष जानता था कि महा उसके लिए क्या महसूस करती है और उसकी भावनाएं कैसी हैं। लेकिन आकर्ष के मन में महा के लिए वह भावनाएं नहीं थी जो दिया, कन्वी और अन्वी के लिए थी। हाँ, वो उससे आकर्षित जरूर हुआ था, लेकिन आकर्ष ने कभी भी अपनी सीमा पार नहीं की थी। इतना तो उसे भी पता था कि अगर कोई उस पर इतना ज्यादा विश्वास दिखा रहा है तो उसका विश्वास तोड़ना मरने से भी बुरा था। अब यह सब कुछ आकर्ष के लिए मृणाल को समझाना आसान नहीं था। अगर वो बता भी देता तो भी इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि मृणाल उसकी बात पर विश्वास करती। इसलिए उसने कोशिश भी नहीं की। कुछ देर तक तो आकर्ष शांत खड़ा रहा, उसके बाद उसने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा। ठीक है, मत मिलवाओ। मुझे वैसे भी तुम्हारे ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर आकर्ष ने मृणाल को वहां से चलने का इशारा किया। इस पर मृणाल ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई क्योंकि उसे भी वहां से जाना था। पर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले जो आकर्ष उसकी बड़ी बहन से मिलना चाहता था, उसने एकदम से अपना इरादा कैसे बदल दिया था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि आकर्ष सोच क्या रहा था। आकर्ष के मुताबिक यहाँ पर सम्मेलन पूरे 2 महीने तक चलने वाला था और सम्मेलन शुरू होने से पहले भी 1 महीने तक सारे शक्तिशाली योद्धा यहाँ पर रहने वाले थे। यानी कि कुल मिलाकर उसके पास 3 महीने थे और इन 3 महीनों में कभी ना कभी, चाहे सड़क पर हो चाहे सम्मेलन के दौरान हो, आकर्ष व्योमिका से मिल सकता था। मृणाल के साथ आकर्ष जब बाहर जा रहा था तभी अचानक से उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने जब ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर एक बुजुर्ग अवस्था की महिला खड़ी थी। वह महिला वहां पर अचानक से नहीं आई थी, वह वहां पर पहले से खड़ी थी। आकर्ष को उसकी मौजूदगी अभी महसूस हुई थी, जिसका मतलब था कि ऊर्जा स्तर के मामले में वह आकर्ष से बहुत आगे थी और उसने जानबूझकर अपनी मौजूदगी को महसूस होने दिया था। पर अब सवाल यह था कि आखिर यह महिला थी कौन और वहां पर इतनी देर से कर क्या रही थी।